नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हम अक्टूबर मंथ के विजन मैगजीन को कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हमने पॉलिटी इकोनॉमिक्स, साइंस और टेक और पर्यावरण जैसे मुद्दे को कंप्लीट कर लिया। अब हम इसके बाद देख रहे हैं कल्चर। कल्चर से भी यूपीएससी में क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं प्रीलिम्स के तौर पे। देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन इसमें आते रहते हैं। अगर चलिए देखते हैं। ग्रामीण पर्यटन यानी रूरल टूरिज्म के ऊपर एक आर्टिकल आया, वो देख लेते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने 2023 के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची की घोषणा की है। इसने सूची की घोषणा की है वो है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने। इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं क्या है इसमें। पहले देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के बारे में, देख लेते हैं कि ये क्या है। तथ्य देख लेते हैं। इसे 1946 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर ऑफिशियल टूरिज्म प्रोपेगेंडा ऑर्गेनाइजेशन के स्थान पर प्रस्तावित किया गया था। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। यह वर्ष 2003 में संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी बन गई थी। यूएनडब्ल्यूटीओ के बारे में, इस आर्थिक समृद्धि, समावेशी विकास और पर्यावरणीय संधारिता के प्रेरक के रूप में पर्यटन को बढ़ावा देता है। देश सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी और सतत विकास के लिए पर्यटन एजेंडा 2030 के पर्यटनों को शामिल करने, उसे बढ़ावा देने की यूएनडब्ल्यूटीओ की क्षमता को मजबूत करना है। अब शासकीय निकाय देख लेते हैं, गवर्निंग बॉडीज देख लेते हैं क्या है। एक है महासभा। इसे यूएनडब्ल्यूटीओ की मुख्य सभा है। इसमें पूर्णकालीन और सहयोगी सदस्य शामिल होते हैं। इसकी बैठक प्रत्येक 2 वर्ष में होती है। यह बैठक बजट और कार्य योजना को मंजूरी देने के लिए की जाती है। छह क्षेत्रीय आयोग में देख लेते हैं। अफ्रीका, अमेरिका, पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र, यूरोप, मध्य पूर्व एवं दक्षिण एशिया। अब है कार्यकारी परिषद देख लेते हैं। परिषद में चयनित सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। सदस्य देख लेते हैं। इसके 160 सदस्य देश, 6 सहयोगी सदस्य और 2 पर्यवेक्षक हैं। क्या भारत इसका सदस्य है? ये देख लेते हैं। तो भारत इसका सदस्य है। मैंने टिक लगाऊं ना, तो भारत भी इसका सदस्य है। अब देखते हैं अन्य संबंधित तथ्य। यूएनडब्ल्यूटीओ ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पहल की शुरुआत 2021 में की थी। यह पहल यूएनडब्ल्यूटीओ के ग्रामीण विकास के लिए पर्यटन क्षेत्र का हिस्सा है। इस पहल में तीन स्तंभ शामिल हैं। यूएनडब्ल्यूटीओ की सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पहल। इस पहल के तहत उत्कृष्ट गांव पर्यटन स्थलों की पहचान की जाती है। इसमें गांव के लिए निम्नलिखित मापदंड निर्धारित किए जाते हैं। मान्यता प्राप्त सांस्कृतिक और प्राकृतिक परिसंपत्तियां, समुदाय आधारित मूल्यों को संरक्षित करने के प्रति प्रतिबद्धता, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आयामों में नवाचार एवं संधारिता के प्रति सुस्पष्ट प्रतिबद्धता। यूएनडब्ल्यूटीओ के उन्नयन कार्यक्रमों की सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पहल। यह कार्यक्रम यूएनडब्ल्यूटीओ की मान्यता संबंधित मापदंडों को पूरा करने की की दिशा में गांव की सहायता करते हैं। इसके अलावा मूल्यांकन के दौरान जिन गांवों में कमियां पाई जाती हैं, उन गांवों को सहायता प्रदान करते हैं। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव नेटवर्क। यह नेटवर्क एक ऐसे प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है जहां सदस्यों के बीच अनुभवों एवं अच्छी पद्धति सीखने तथा अवसर का आदान-प्रदान होता है। यह नेटवर्क उन विशेषज्ञों और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के भागीदारी को योगदान के लिए खुला है जो ग्रामीण विकास के प्रेरक के रूप में पर्यटन को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। अब है डोडो गांव यानी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 और मंडला गांव जो उन्नत कार्यक्रम में संचालित है। यूएनडब्ल्यूटीओ ने ढोढा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव
में से एक के रूप में वैश्विक मान्यता प्रदान की है। यह गांव गुजरात के कच्छ जिले में अवस्थित है। इस गांव में वार्षिक रूप से प्रसिद्ध रण उत्सव यानी कि वाइल्ड डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। अब इसके बाद देखेंगे इसमें रण उत्सव एक सांस्कृतिक उत्सव है। तो आपको याद रखना है, यूपीएससी क्वेश्चन बनाती है तो इतना बनाएगी कि रण उत्सव कहाँ होता है, पहला, या कैसा है, ये सांस्कृतिक उत्सव है, बस। इसका आयोजन गुजरात पर्यटन विभाग प्रतिवर्ष नवंबर माह में करता है। उत्सव के दौरान इस क्षेत्र में पारंपरिक कला, सांस्कृतिक शिल्प, नृत्य और व्यंजनों को प्रदर्शित किया जाता है। पेन चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं। रोडा गांव को सिंध का मुतवा समुदाय भी निवास करता है। इस समुदाय के लोग मुतवा काशीदाकारी कला के दक्ष हैं। यह कला में वस्त्रों पे छोटे छोटे दर्पण के टुकड़े, चांदी के आभूषण और चमड़ों के साथ कटाई की जाती है। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये पोर्शन भी काफी इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं, क्योंकि इससे देख रहे हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन साफ साफ निकल के आ रहे हैं। घोड़ा गांव कहाँ है, ये हो जाएगा। मुतुआ कष्टकारी क्या है, कहाँ पाई जाती है, ये सब हो जाएगा। पूछा जाएगा ये होती किस पे है, बोल देंगे दीवार पे होती है, नहीं, वस्त्र पे होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो सांस्कृतिक वाला पोर्शन होता है कल्चर का, इससे क्वेश्चन बनते हैं तो बहुत ही कम लोग इसको टैकल कर पाते हैं। अगर एक बार भी पढ़े रहेंगे तो टैकल हो जाएगा। अब देखते हैं मांडवा गांव। मांडवा गांव मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है। कर्णवती केन नदी इस गांव से होकर बहती है। गांव के कुछ अमूर्त विरासतों से लोक सांस्कृतिक और नित्य स्थानीय त्योहारों व बुंदेलखंडी व्यंजन शामिल हैं। घरों के डिजाइन में अभी भी ग्रामीण संस्कृति की झलक बनती है। अब सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का मूल्यांकन इस पे नौ प्रमुख क्षेत्रों के आधार पर किया जाता है। पहला है सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधन, आर्थिक संधारिता, पर्यावरणीय संधारिता, गवर्नेंस और पर्यटन की प्राथमिकता, स्वास्थ्य, बचाव और सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों को बढ़ावा एवं संरक्षण, सामाजिक संधारिता, पर्यटन विकास और मूल्य श्रृंखला का एकीकरण और संरचना और कनेक्टिविटी। अब ग्रामीण पर्यटन के बारे में देख लेते हैं। पर्यटन पर्यटन का वह रूप जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण जीवन, कला, संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित किया जाता है, उसे ग्रामीण पर्यटन कहा जाता है। पर्यटन मंत्रालय ने ग्रामीण पर्यटन की पहचान ग्रामीण भारत के विकास और संवर्धन के लिए एक विशिष्ट अवसर के रूप में किया है। ग्रामीण पर्यटन के विभिन्न रूपों में कृषि पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, प्राकृतिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन और पारिस्थितिक पर्यटन शामिल है। ग्रामीण पर्यटन गतिविधियां उन गैर शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में संपन्न होती है जहां निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला है निम्न जनसंख्या घनत्व, दूसरा है भूदृश्य और भूमि पर कृषि एवं वानिकी का अधिक विस्तार, फिर तीसरा आप देखेंगे पारंपरिक सामाजिक संरचना और जीवन शैली। ग्रामीण पर्यटन से जुड़ी चुनौतियां देख लेते हैं। निम्न स्तरीय अवसंरचना है, इसके अंतर्गत आसपास के शहरों से अधिक दूरी, कनेक्टिविटी का अभाव और खराब परिवहन सुविधा शामिल है। इसके अलावा आवास, मनोरंजन सुविधा, विद्युत, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी संबंधित अवसंरचना सहित दूर संचार के पर्यटन इत्यादि अन्य समस्याएं हैं। जागरूकता और कौशल की कमी, ग्रामीण आबादी में अक्सर ज्ञान, कौशल और वित्त समर्थन की कमी पाई जाती है। इसके कारण ग्रामीण लोग पर्यटन तथा अपनी सांस्कृतिक कलात्मक एवं शिल्प संबंधित सेवाओं की पहुंच नहीं बना पाते हैं। मतलब कि इस पूरे टॉपिक पे क्या क्या चुनौतियां पूछ रहे हैं, बस ये है। और इसमें ये है क्यों उसको बनाया गया है, बनाने के लिए क्या है कि इससे ग्रामीण पर्यटन बढ़ेगा, लोगों को नेचुरल जो एक्चुअल प्राकृतिक चीज है तो वो देखने को मिलेगी, कृषि में जो एक्चुअल कृषि होती है वो देखने को मिलेगी, और वहाँ सांस्कृतिक कैसी होती है गाँव की ये पढ़ने जानने को मिलेगा मौका जब वहाँ लोग पहुंचेंगे। प्राकृतिक पर्यटन होगा जब सब कुछ प्रकृति का दिया होता है गांव में, ये देखने को मिलेगा। एक जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र होता है उसके लिए जो जागरूक होंगे लोग और उनको जो जानेंगे, उससे कहते हैं गांव का विकास होगा। पहले टॉपिक में ये बता रहा है। दूसरे में चुनौतियां क्या है, निम्न स्तरीय अवसंरचना, क्योंकि वहाँ
गांव तक पहुंचने के लिए अगर हम पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते हैं तो हमें कनेक्टिविटी अच्छी देनी होगी। तो उसकी बहुत कमी है, तो वही है निम्न स्तरीय अवसंरचना। दूसरा है जागरूकता और कौशल की कमी, क्योंकि वहाँ के लोग, जो गांव के लोग होते हैं, वो पढ़े लिखे कम होते हैं। इनके वजह से जो ग्रामीण विकास के लिए जो योजनाएं चल रही हैं वह लोगों तक प्रत्यक्ष रूप से नहीं पहुंच पाती है। और ऐसा इसका कारण क्या होता है कि उनके अंदर जागरूकता की कमी और कौशल की कमी पाई जाती है। ये फिर तीसरा है प्रशिक्षण मानव संसाधन कमी, मतलब कि जो लोग इसके बारे में जानते हैं वह बहुत कम है। हाँ, जो सरकारी योजनाओं के बारे में जानने वाले लोग बहुत कम हैं, और साथ ही साथ शिक्षित लोग भी कम हैं, जिसकी वजह से ये भी एक चुनौती है। डिजिटल साक्षरता का अभाव, गांव में अभी तक भी सही से इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं पहुंचने की वजह से लोगों को हो रहे विश्व में परिवर्तन की जानकारी नहीं होती है, जिससे ये एक डिजिटल साक्षरता का अभाव वहाँ नजर आता है। अब फिर देखेंगे, इसका महत्व देख लेते हैं, ग्रामीण पर्यटन का महत्व। इस पे अगर मेंस का क्वेश्चन आया जाए तो ये फ्रेमवर्क अगर आप बना के लिखते हैं, नंबर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आइए देख लेते हैं। इसे सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। यह शहरी क्षेत्रों में पलायन से उत्पन्न तनाव को कम करने में मदद करता है। यह विभिन्न सांस्कृतिक धर्मों, भाषाओं आदि के लोगों को एक साथ लाने में सहायक होते हैं और जीवन का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। यह स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार के अवसर पैदा करते हैं और सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करते हैं। यह कृषि उत्पादों और हस्तशिल्प के लिए बाजार विकसित करते हैं। इससे सार्वजनिक सेवाओं में सुधार और स्थानीय समुदाय के जीवन स्तर में वृद्धि होती है। अब है ग्रामीण ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या पहले शुरू किए हुए हैं। पहला है भारत में ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए राष्ट्रीय रणनीति और रोड मैप। इसका उद्देश्य आकर्षक ग्रामीण अनुभव तैयार करते हुए जीवंत एवं जिम्मेदार पर्यटन खंड बनाना है। साथ ही इस खंड के निर्माण के लिए भारत के ग्रामीण विरासत का लाभ उठाना है। रूरल हेम्स होमस्टेट की रूरल होमस्टेट को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय रणनीति। इसका उद्देश्य रूरल होमस्टेट यानी पर्यटन को गांव में ठहराने को एक अनुभवात्मक पर्यटन उत्पाद के रूप में विकसित करना है। इससे ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन मंत्रालय में भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंध संस्थान को केंद्र नोडल एजेंसी यानी ग्रामीण पर्यटन एवं रूरल कहते हैं हिम स्टेट के रूप में नामित किया है। इस संस्था उन गांवों की पहचान करेगी जो पर्यटन के साथ साथ विशिष्ट अनुभव को साझा करने के लिए, उदाहरण के लिए तमिलनाडु का कोल्लुमलाई विश्व का सबसे ऊंचा चाय का बागान है। केरल का देवालोकाम योगा केंद्र है। तेलंगाना का पोचमपल्ली गांव पारंपरिक बुनाई तकनीक के लिए। महाराष्ट्र का माचली नारियल व केले के बागानों से घिरा कृषि गृह आवास और जो है हिमस्टेट है। तो इसके बारे में फिर क्या है, ये सब दिया हुआ है इंपॉर्टेंट, जिसमें लिखा हुआ है राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार जो पर्यटन मंत्रालय का वो दिया जाता है। फिर देखो, अपना देश एक योजना चलाई गई, वो एक महत्वपूर्ण है। यूनिट मॉल एक महत्वपूर्ण योजना चलाई गई है। आगे की राह देख सकते हैं क्या होगा, डिजिटल साक्षरता बढ़ाएंगे। जो चुनौतियां हैं वही आगे की राह है। जो चुनौतियां होंगी उनको हम समाधान निकाल लेंगे तो वो आगे बढ़ावा मिल जाता है। डिजिटल साक्षरता बढ़ा देंगे, अवसंरचना बढ़ाने से सहकारी सहायता सरकारी सहायता मिलेगी तो अवसंरचना सभी का विकास अच्छा होगा। सहयोग और मान्यता देनी होगी, और मार्केटिंग करने में सबसे बड़ी बात तो आपको मार्केटिंग करनी होगी। अगर आप अच्छे से पर्यटन ग्रामीण पर्यटन को की मार्केटिंग कर पाते हैं तो विश्व स्तर से भी लोगों का यहाँ आना जाना होगा, जिससे यहाँ की अर्थव्यवस्था जो सुधरेगी। हम दूसरा टॉपिक देखेंगे, प्राचीन भारत में सैन्य प्रणाली। हाल ही में रक्षा मंत्री ने भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के उद्घाटन के अवसर पर प्रोजेक्ट उद्भव की शुरुआत की है। अब याद रखना, प्रोजेक्ट उद्भव सबसे मेन क्या है, प्रोजेक्ट उद्भव किसने की है, सैन्य विरासत के महत्व को। प्रोजेक्ट उद्भव का महत्व देख लेते हैं। यह सैन्य ज्ञान से जुड़े प्राचीन ग्रंथों और लेखों को मान्यता प्रदान करता है। उदाहरण के लिए महाभारत
नीति सार, अर्थशास्त्र और करिकुलम आदि। सैन्य शिक्षा शास्त्र को बढ़ा सैन्य शिक्षा शास्त्र को बढ़ावा या युद्ध से संबंधित प्राचीन भारतीय ज्ञान के बेहतर साझा को आगे बढ़ाना है। साथ ही यह समकालीन सैन्य पद्धति के इनके उपयोग को सुविधाजनक बनाने में भी मदद करता है। ज्ञान में बढ़ोतरी देख लेते हैं। रणनीतिक योजना, शासन काल और युद्ध कौशल से संबंधित प्राचीन विचारों एवं सिद्धांतों पर शोध हेतु सुविधा प्रदान करना। अब प्रोजेक्ट उद्भव के बारे में देख लेते हैं। इस परियोजना की शुरुआत भारतीय थल सेना और एक थिंक टैंक यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सहयोग से किया गया है। इस परियोजना के निम्न उद्देश्य हैं: शासन काल और रणनीतिक विचारों से समृद्ध भारतीय विरासत को पुनः खोज करना। यहाँ उद्भव का आशय उत्पत्ति से है। दूसरा है सुरक्षा संबंधित मौजूदा चुनौतियों का समाधान करने के लिए समकालीन सैन्य पद्धति के साथ प्राचीन प्राचीन ज्ञान को भी समन्वित करना। यह कार्य अंतर विषय अनुसंधान कार्यशाला और लीडरशिप सेमिनार के जरिए की जाएगी। अब है प्राचीन सैन्य विद्या का सम्मेलन करके आधुनिक सैन्य चुनौतियों के लिए एक समग्र दृष्टिकोण विकसित करना। प्राचीन भारत की सैन्य प्रणाली देख लेते हैं। प्राचीन भारत का सैन्य ज्ञान बौद्धिक ग्रंथ, शास्त्रों, पांडुलिपि, विचारकों, प्रमुख सैन्य अभियानों तथा शासकों द्वारा लिखित पुस्तकों के अध्ययन पर आधारित है। पटेल का यथार्थवाद। पटेल ने लगभग 300 ईसा पूर्व में मौर्य शासन के दौरान अर्थशास्त्र की रचना की थी। पटेल ने इस पुस्तक में सुझाव दिया कि रणनीति बनाते समय पहले जमीनी वास्तविकता को समझना चाहिए और उनको अनुसार ही रणनीति बनाए जाने पर बल दिया चाहिए। मंडल सिद्धांत क्या है ये देख लेते हैं। यह शत्रु, मित्र और मित्र देश के ज्ञान से संबंधित है। इस सिद्धांत में बताया गया है कि निकटतम पड़ोसी राज्य के शत्रु वास्तविक या संभावित होने की संभावना सबसे अधिक है। इसके विपरीत निकटतम पड़ोसी राज्य के बगल वाले राज्य के मित्र होने की संभावना अधिक होती है। यानी कि पड़ोसी हमारा दुश्मन है, उसके बगल वाला भी अगर पड़ोसी पड़ोसी दुश्मन है तो हम उससे मिल जाए, ये वही मंडल सिद्धांत है। अब है कूटनीति और गठबंधन। कौटिल्य ने रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कूटनीतिक राजनीतियों और गठबंधन बनाने पर विशेष बल दिया है। गुप्त सूचना एकत्र करना। कौटिल्य ने शत्रुओं की क्षमता, इरादे और कमजोरियों के बारे में जानने और इकट्ठा करने के लिए गुप्तचर यानी गूढ़ पुरुष, ये पेपर में पहले आ चुका है, शायद पीसीएस के पेपर में आता है कि गूढ़ पुरुष क्या होते थे। ये गुप्तचर होते थे, ऐसे पूछा जाएगा, मतलब पूछा गया है ये प्रश्न पहले ही। जब हम पूर्वावलोकन सीरीज जो अपनी इसी चैनल पे स्टार्ट किए हैं, जिसमें हिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट करेंगे तो इस तरह के शब्दावली आएंगे। अगर हम पूर्वावलोकन सीरीज हिस्ट्री की नहीं स्टार्ट करेंगे तो हम कुछ ऐसा स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पूरे हिस्ट्री को अच्छे से रिवीजन कर सकें। उसके लिए मैं पहले सोच रखा हूँ, कुछ मेरे पास पीडीएफ्स हैं और कुछ मेरे खुद के नोट्स हैं जिनको मैं वहाँ ड्रॉ करके कुछ बुक से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इस तरह के नाम से होते हैं ना कि उसका तनिष्क मतलब क्या होता है, इत्र मतलब क्या, इस तरह के नाम जो होते हैं उसका मतलब पूछा जाता है। उस तरह का कुछ एक मतलब पैरा लाऊंगा या तो ऐसे लिखा हुआ ले आऊंगा, उसको मैं पीपीटी के थ्रू दिखाऊंगा और उसमें बात करूंगा और आपको समझाऊंगा, जिससे आपको ये होगा कि आपको एंशियंट हिस्ट्री के बारे में अच्छी पकड़ हो जाएगी। अभी देख लीजिए ये चर्चा का विषय है। हाँ, गुप्त हो सकता है गौड़ पुरुष यही पूछ ले क्या है, तो ध्यान रखना है इस सब चीजों, छोटी छोटी चीजों का। रसद और आपूर्ति श्रृंखला। अर्थशास्त्र में सैन्य अभियानों की सफलता के लिए संसाधनों के उचित प्रावधान और प्रबंधन के महत्व पर चर्चा की गई है। कामदक का नीति सार। कामदक का नीति सार क्या कहता है? यह गुप्त काल से संबंधित एक संस्कृत ग्रंथ है। यह ग्रंथ अर्थशास्त्र की परंपराओं का पालन करता है। इसमें पड़ोसी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध का निर्माण करना और उन्हें बनाए रखना राज्य की समग्र सुरक्षा एवं स्थिरता के लिए महत्व माना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपेक्षा यानी कूटनीतिक उपेक्षा और कूटनीतिक उदासीनता की रणनीति
माया माया मदच्छल की रणनीति का फिर से इस्तेमाल करने से इसे पुनर्जीवित किया गया। नीति सार में इस बात का उल्लेख है कि महिलाओं की सेना भी युद्ध में भाग ले सकती है। ये इम्पोर्टेंट है नीति सार के बारे में। पूछिए नीति सार क्या है, तो हो सकता है लोग लिख दे कि ये एक नैतिक आचरण से उल्लेखित एक ग्रंथ है, लेकिन नहीं, ये युद्ध से रिलेटेड है। अब है उसके बाद तिरुवल्लुरम की तिरुकुलम, यानी जो 31 ईसा पूर्व में आई थी। इस ग्रंथ का संबंध युद्ध के दौरान किए जाने वाले अर्धसैनिक अर्धनैतिक आचरण से है। यह ग्रंथ न्याय संगत युद्ध की आधुनिक सैन्य आचार संहिता और जिनेवा अभिसमय के सिद्धांत के अनुरूप है। अग्रिम पुराण, यह युद्ध, अभी चलिए आप लोग भी बताइए, चलिए जिनेवा अभिसमय ये क्या है, तो ये बता देते हैं, थोड़ा हिंट दे देते हैं। ये आपको अभी हाल ही में उपयोग किया गया था, 2-3 साल पहले। ये भी बता देता हूँ किस व्यक्ति के लिए उपयोग किया गया था। ये किया गया था अभिनंदन के लिए। अब आपको पता करना अभिनंदन कौन है और वो क्या किए थे जो इसका जिनेवा कन्वेंशन का उस वक्त चर्चा उठी थी। और ये जिनेवा कन्वेंशन क्या है ये आपको बताना है। अब है उसके बाद अग्रिम पुराण, यह युद्ध के मैदान में प्रतिघात यानी कि आरक्षित दर्शन का उल्लेख करने वाला पहला पुराण है। प्रतिग्रह आधुनिक सैन्य संरचना का एक अभिन्न हिस्सा है। रामायण, महाभारत और बौद्ध जातक कथाएं, इनके अनुसार युद्ध में हार और जीत मुख्य रूप से व्यूह विज्ञान और ज्ञान एवं सैन्य की रणनीति तैयार करने पर आत्मनिर्भर करती है। आज के समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है, ये देख लेते हैं। कौटिल्य का यथार्थवाद, वर्तमान वर्तमान भू राजनीतिक चुनौतियों और अवसरों का कौटिल्य का यथार्थवाद के आकलन करके लाभ प्राप्त कर सकता है। जैसे के लिए चीन व अमेरिका की रणनीतिक उद्देश्यों को समझना। कौटिल्य की विदेश नीति की स्थायित्व, कौटिल्य द्वारा विदेश नीति के संदर्भ में सुझाए गए कई तत्व जैसे सत्ता के लिए संघर्ष, राष्ट्रीय हित, गठबंधन, शत्रुता और कूटनीति आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। सतर्क रहना, मंडल सिद्धांत के अनुसार यदि कोई आपका प्राकृतिक विरोधी है तो उसका अर्थ यह नहीं होता कि उससे निरंतर संघर्ष करते रहो। इसकी बजाय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सतर्कता बनाए रखना जरूरी है। उदाहरण के लिए भारत आमतौर पर पाकिस्तान और चीन से अपनी सीमाओं पर सतर्क रहता है। अब नैतिक सिद्धांत देख लेते हैं। तिरुवल्लुवर के नैतिक सिद्धांत के अनुसार संघर्ष की कार्रवाई की नैतिकता के मूल्यांकन के लिए स्वायत्त रूपरेखा प्रदान करना चाहिए। आधुनिक नेतृत्वकर्ताओं की अपेक्षा की जाती है कि वे नैतिक आचरण का उदाहरण प्रस्तुत करें और अपने अनुयायियों के नैतिक मानकों का पालन करने के लिए प्रेरित करें। तीसरा टॉपिक है सर सैयद अहमद खां के बारे में है। देख लेते हैं। हाल ही में सर सैयद अहमद खां की 125वीं पुण्यतिथि का पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सर सैयद अहमद खां के बारे में उन्होंने सिविल सेवा, पत्रकार, शिक्षाविद, समाज सुधार और इतिहासकार के रूप में काम किया था। धार्मिक दृष्टिकोण क्या था इनका? सर सैयद अहमद खान ने इस्लाम की व्याख्या में इजाहाद मतलब कि स्वतंत्र चिंतन व तर्कवाद को वैधता पर बल दिया था। सर सैयद ने कुरान की शिक्षा और आधुनिक विज्ञान की खोज प्रकृति के नियम के बीच स्थापित करने पर बल दिया था। रचनाएं क्या? तो उन्होंने भारतीय विरोध के कारण नामक शीर्षक से एक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने देशी पर्यवेक्षकों के विदेशी विद्रोह के कारणों को समझने में प्रयास किया है। इन्होंने अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट नामक पत्रिका प्रकाशन की। यह पत्रिका साइंटिफिक सोसाइटी का एक अभिन्न अंग थी। इस पत्रिका के पारंपरिक अ, मुस्लिम समाज के लोगों की मानसिकता को आधुनिक समाज के अनुसार बढ़ाने में सफलता प्राप्त की थी। सर सैयद अहमद खान ने तहजीब उल अखलाक यानी समाज सुधार नामक पत्रिका की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर लोगों की चिंताओं को जागृत करना है।
वे ईसाई धर्म के भी जानकार थे। उन्होंने केमिस्ट्री ऑन द होली बाइबल्स नामक पुस्तक की रचना की थी। ऐतिहासिक दस्तावेजीकरण क्या है? आसार उस सनादित जैसी उन रचनाओं ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विस्तार को संरक्षित करने में योगदान दिया था, साथ ही मूल्यवान ऐतिहासिक संदर्भों के भी रूप में काम किया था। एक समाज सुधार के रूप में उनकी भूमिका देख लेते क्या थी? उसमें भूमिका शिक्षा क्षेत्र में बदलाव। सर सैयद अहमद खान ने 1863 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। इसका उद्देश्य मुसलमानों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना था। इन्होंने मुसलमानों के लिए अंग्रेजी भाषा में दक्षता प्राप्त करने की आवश्यकता पर विषय पहले ही विचार कर लिया था। सर सैयद अहमद खान के अनुभव कर लिया था कि मुसलमानों की उन्नति आधुनिक शिक्षा अपनाने पर और अंग्रेजी भाषा की निपुणता प्राप्त करने पर निर्भर है। उन्होंने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी तथा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की थी। वे अज्ञानता, धार्मिक असहिष्णुता और तर्कहीनता के खिलाफ थे। अब उसके बाद है राष्ट्रीय आंदोलन के विरोध में। अपने आपने बाद के वर्षों में सर सैयद ने भारतीय मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल नहीं होने के लिए प्रोत्साहन दिया हुआ था। उन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत के संस्थापक में से एक माना जाता है। इनके पक्ष में उन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम एक राष्ट्र के रूप में सह अस्तित्व के रूप में नहीं रह सकते हैं। अब महिलाओं के अधिकार के संबंध में उनकी विचारधारा क्या थी? रूढ़िवादी थी। के बारे में देख लेते हैं। सर सैयद अहमद खान ने महिलाओं के लिए असंगठित ट्यूमर आधारित घरेलू शिक्षा का समर्थन किया था। उनका मानना था कि महिलाओं को उनकी पारिवारिक भूमिका पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए था। हालांकि महिलाओं के प्रति इस तरह की धारणा रखने के कारण उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा था कि महिलाओं के लिए औपचारिक शिक्षा उनके विवाह के संदर्भ संभावनाओं को बाधित करता है। सर सैयद ने सह शिक्षा यानी को एजुकेशन और लड़कियों की शिक्षण संस्थानों का विरोध किया था। हालांकि उन्होंने लैंगिक विभेद और पर्दा केंद्रित घरेलू शिक्षा का समर्थन किया था। यद्यपि उन्होंने यद्यपि उन्होंने बहु विवाह, शिशु हत्या और बाल विवाह की निंदा भी की थी। वर्ष 1889, 69 और 70 में उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की। इस यात्रा के बाद महिलाओं की शिक्षा के प्रति उनकी पारंपरिक विचारों से कुछ हद का बदलाव आया था। इसके अलावा सर सैयद अहमद ने समाज प्रगति के लिए महिलाओं के महत्व को पहचाना और यूरोप में महिलाओं की स्वतंत्रता को भी स्वीकार किया। निष्कर्ष क्या निकला था? सर सैयद अहमद खान का योगदान और उनके विचार वर्तमान भारत के समक्ष मौजूदा कई चुनौतियों से निपटने के लिए प्रासंगिक हैं। इसमें शिक्षा, समाज सुधार और लैंगिक असमानता, धार्मिक अंतर्उद्भव, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण आदि शामिल हैं। अब है अगला टॉपिक, आप देखेंगे रानी दुर्गावती के बारे में। हाल ही में वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती मनाई गई। 500वीं जयंती थोड़ा याद रखिएगा, 500वीं जयंती है। अब देख लेते हैं रानी दुर्गावती के बारे में। रानी दुर्गावती का जन्म बांदा उत्तर प्रदेश के महोबा के चंदोल राजवंश में हुआ था। इनका विवाह 1542 ईस्वी में गाड़ा गंडका के गोंड राजवंश के शासक दलपात शाह से हुई थी। गोंड सबसे बड़े जनजाति समूह में से एक है। यह जनजाति मध्य प्रदेश में निवास करती है। नेतृत्व संबंध रानी ने 1550 ईस्वी में दलपत शाह की मृत्यु के बाद अपने अपने पुत्र वीर नारायण की संरक्षक के रूप में गोंडा राजवंश की सत्ता संभाली। अकबर के साथ संघर्ष। वह मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थी। रानी के शासनकाल के दौरान अकबर ने आसफ खान के नेतृत्व में गोंड साम्राज्य पर आक्रमण किया। रानी ने मुगलों की विस्तारवादी नीति का विरोध किया था। रानी दुर्गावती का योगदान और संरचना का निर्माण। उन्होंने उन्होंने रानी ताल, चेरी ताल और आधार ताल जैसे जलाशय का निर्माण कराया था। उन्होंने अपनी राजधानी सिंगौरगढ़ से चौरागढ़ स्थानांतरित की थी। नई राजधानी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित है। धार्मिक गुरुओं की संरचना। रानी दुर्गावती ने आचार्य
विट्ठलनाथ के को गढ़ में पुष्टि मार्ग पंथ की एक पीठ स्थापित करने की अनुमति दी थी। उन्होंने वल्लभ समुदाय और धार्मिक गुरु विट्ठलनाथ का स्वागत किया था और उनसे दीक्षा प्राप्त की थी। रानी दुर्गावती ने धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता प्रकट की थी। मालवा के बा, मालवा के बाज बहादुर पर विजय। तारीख ए फरिश्ते के अनुसार दुर्गावती ने मालवा के शासक बाज बहादुर को पराजित किया था। ऐतिहासिक लेखन दुर्गावती की कहानी अबुल फजल यानी अकबर के इतिहासकार और ब्रिटिश कर्नल स्लीमन की रचनाएं प्राप्त की थी। बुंदेलखंड के चंदेल राजवंश के बारे में देख लेते हैं। चंदेल चंदेल मध्य भारत के शासन करने वाला एक राजपूत वंश यानी जेजाक भुक्ति वंश था। इस राजवंश की स्थापना 1835 ईस्वी में नक्षत्रों ने की थी। प्रमुख शासक यशोवर्मन धंगा विद्याधर परम परमदिदेव और त्रैलोक्य वर्मन आदि थे। प्रमुख शहर में क्या देखेंगे? चंदेल शासकों की राजधानी खजुराहो थी, हालांकि बाद में इसे बदलकर महोबा कर दी गई थी। भाषा संस्कृत और प्राकृतिक थी। सामाजिक व्यवस्था देख लेते हैं क्या थी इनकी। वर्ण व्यवस्था सामाजिक संगठनों का आधार थी। पत्नियों के रूप में महिलाओं को परिवार और समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। खजुराहो शैलियों के मंदिर की विशेषताएं 10वीं शताब्दी के मध्य वाली देख लेते हैं। विषय वस्तु वात्सल्य के कामसूत्र से प्रेरित कामुक मूर्तियां हैं। धर्म क्या है? हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। हिंदू और जैन धर्म से ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। वहाँ की खजुराहो मंदिर किसे प्रेरित है? वो है हिंदू और जैन धर्म से। लिख के शायद किसी पेपर में लिख के आया, मुझे ध्यान आ रहा है, यहाँ पर जैन के दर पे लिख दिया था क्या? बौद्ध लिख दिया था। तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट लाइन है। समग्र सामग्री क्या यूज हुए? वो है बलुआ पत्थर। घटक क्या है? मंदिर के 3 भाग हैं, गर्भगृह, मंडप और अर्धमंडप। ये आपने पढ़े होंगे। सांस्कृतिक कल्चर में नहीं होगा तो हम इसका भी कहते हैं पूरा शॉर्ट वीडियो। जब हम फरवरी में से इसको स्टार्ट करेंगे कि हम कोशिश करेंगे 15 वीडियो में हम इसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी खत्म करें। 15 वीडियो 1 1 घंटे के होंगे। में कंप्लीट एक तैयारी करेंगे, जिससे कि पेपर का हर रूप समझ में आ जाए। एक, बहुत ज़्यादा कंप्रेस नोट्स रहेगा, लेकिन वो नोट्स तभी समझ में आएगा आपको जब आप पहले भी पूरा नोट्स अच्छे से पढ़े हों। जैसे हिस्ट्री आपने अच्छे से पढ़ी हो, पॉलिटी अच्छे से पढ़े, तो उसका एक क्विक रिवीजन होगा। वो मैं जल्दी जल्दी से उसको 15 दिन में कंप्लीट कराऊंगा। क्विक रिवीजन नाम से एक सीरीज स्टार्ट करूंगा, उसी में होगा। अब देखेंगे दिशा निर्देश। इसका मुख्य उत्तर एवं पूर्व दिशा की ओर है। विधि क्या है? मंदिर का निर्माण अपेक्षाकृत ऊंचे चबूतरे पर किया गया है। मंदिर पंचायत शैली में निर्मित है। लक्ष्मण मंदिर विष्णु का देख लेते हैं। इस मंदिर का निर्माण यशोवर्मन ने कराया था। विश्वनाथ मंदिर शिव और पार्श्वनाथ मंदिर जैन, इसका निर्माण गंगा ने कराया था। कंदरिया महादेव मंदिर शिव, इसका निर्माण विद्याधर ने कराया था। महोबा का सूर्य मंदिर, इसका निर्माण राहिल देव बर्मन ने कराया था। उन्होंने बुंदेलखंड की समृद्ध विरासत के निर्माण में योगदान दिया था। साथ ही महोबा के सूर्य मंदिर और कालिंजर किले के अंदर कई मंदिरों का निर्माण कराया था, जो आज भी लोगों के लिए खुले हैं। पतन देख लेते हैं क्या है। मोहम्मद गजनवी व कुतुबुद्दीन ऐबक के आक्रमण के परिणाम से इस वंश का पतन हो गया। अब आएगा संक्षिप्त सुर्खियां। हाँ, इसको हम कहते हैं शॉर्ट न्यूज में देखेंगे, जो हम कल कंप्लीट करेंगे। इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि ज्यादा लंबा नहीं है, 1 पेज में है, या कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप कहें तो इसको आज ही कंप्लीट कर देते, क्योंकि 2 पेज तो है, रीड करना है। चलिए आइए देख लेते हैं कितना समय हुआ अभी। अभी 34 मिनट हुए हैं, 20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। बस देखना क्या क्या इंपॉर्टेंट, बस यही देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संक्षिप्त सुर्खियों में साहित्य का नोबेल पुरस्कार। वर्ष 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे लेखक जॉन फासे को दिया गया है। उन्होंने यह पुरस्कार उनके अनुभव, नाटक और गद्य की रचना के लिए दिया गया है। फारसे के नाटकों और साहित्य में उनके लोगों को आवाज दी है, वे जो अपनी बात कहने में सक्षम नहीं है।
फारसी को यह सम्मान नॉर्वे के नाइनोसक भाषा की लिखित कृतियों के लिए दिया हुआ है। इन कृतियों में नाटक, उपन्यास, कविता संग्रह, निबंध, बच्चों की कविताएं और अनुभव आदि शामिल हैं। नाइको नाइनोसक नॉर्वे की दो आधिकारिक भाषाओं में से एक है। साहित्य में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार की राशि 11 मिलियन स्वीडन क्रोनर यानी $1 मिलियन है। इसे व्यापक रूप से दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार माना जाता है। 1901 से लेकर 1923 तक कुल 116 बार साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए। अब तक 120 लोगों को यह पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। हाल के वर्षों में यह पुरस्कार फ्रांसीसी लेखिका एनी एर्नस्ट 2022 और तंजानिया के उपन्यासकार अब्दुल रज़ाक गुनहार को 2021 में जीता था। अब टोटो भाषा देख लेते क्या है। टोटो लगभग सोलहवीं 1600 लगभग 1600 की आबादी वाली एक एक आदिम और अलग अलग रहने वाले आदिम समुदाय है। इनकी भाषा को टोडो भाषा कहते हैं। टोडो पारा टोडो पारा जगह भूटान और पश्चिमी बंगाल के बीच सीमा रेखा में ठीक दक्षिण में हिमालय की गिरिपथ में अवस्थित है। यह टोरसा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। टोटो भाषा चीनी तिब्बत परिवार से संबंधित है। टोटो भाषा की अपनी कोई लिपि नहीं है। धनीराम धनीराम ने टोटो भाषा लिपि को टोटो वर्णमाला बनाई है, जिसके लिए उन्होंने पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अब है अरुणाचल प्रदेश ने अरुणाचल याक चुर्पी भौगोलिक संकेत जीआई टैग पाने वाला पहला याक दूध उत्पाद बन गया है। याक चुर्पी प्राकृतिक रूप से किण्वन पनीर है। इसे अरुणाचली याक के दूध से तैयार किया जाता है। यह जानवर अरुणाचल प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाला जाता है। इसके उत्पादन में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इसे सब्जियों की जगह या मांस की करी में मिलाकर खाया जाता है। इससे मुख्य भोजन के रूप में चावल के साथ खाया जाता है। जीआई टैग के मिलने से याक के संरक्षण में मदद मिलेगी और चारवाह और चरवाह की सामाजिक आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। अरुणाचली याक को ब्रोकपास नाम जनजाति याक चारवाह पालते हैं। माँ धनतेश्वरी मंदिर छत्तीसगढ़ में यह यह मंदिर देवी धनतेश्वरी के रूप में 6 भुजाओं वाली मंदिरिनी को समर्पित है। इस मंदिर को काले पत्थर से बनाया गया है। यह भारत की शक्ति पीठ कुल 51 में से एक है। यह मंदिर शंखिनी और डंकिनी नदी के संगम पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान छिंद्रक नागवंशी शासकों ने करवाया था। बाद में 14वीं शताब्दी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार अमृतदेव ने कराया था। यह काकतीय वंश का शासक प्रताप रुद्र का भाई था। अब मेवाड़ी लघु चित्रकला शैली महाराजा जयसिंह महाराजा नहीं महाराणा महाराणा जयसिंह ने दरबारी चित्रकार अल्लाह बख्श ने 4000 मेवाड़ी लघु चित्रों की महाभारत की चित्रण किया था। मेवाड़ी लघु चित्रकला 17वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के बारे में। यह राजस्थानी चित्रकला की एक शैली है। इसका विकास मेवाड़ क्षेत्र राजस्थान में हुआ है। राजस्थानी लघु चित्रकला के प्रकार मालवा चित्र शैली, बूंदी चित्र शैली, कोटा चित्र शैली, बीकानेर चित्र शैली, किशनगढ़ चित्र शैली, जोधपुर चित्र शैली और जयपुर चित्रकला शैली है। लघु चित्रकला में मेवाड़ शैली की उत्पत्ति सामान्यतः 1605 ईस्वी में निसार दीन नामक कलाकार द्वारा चुनार में स्थित राममाला चित्रों राममाला चित्रों से मानी जाती है। 18वीं शताब्दी में मेवाड़ चित्रकला को विषयगत बदलाव लाया गया। इस बदलाव में चित्रकला का रूप लौकिक एवं दरबारी होने लगा तथा विषय की प्रधानता बढ़ गई और अब केवल केवल
छवि चित्रण में चित्रकला का अतिशय उद्गम हुआ, बल्कि बड़े आकार एवं आकर्षण दरबारी दृश्यों, सरकार शिकार के अभियान, उत्सव, के दृश्य, खेलों, विषय आदि विशेषतः पर लोकप्रिय है। नाथ द्वार शैली मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है। विशेषता क्या है? इसमें चित्रों को साधारणतः चमकीला रंग में चित्रित किया गया है। साथ ही इस शैली के बीच में भावनाओं को मुखरता से दर्शाया गया है। लघु चित्रकला के तहत चर्मपत्र पहले से तैयार कार्ड, तांबे या हाथी दांत या लघु आकार के चित्र बहुत बारीकी से बनाए जाते हैं। मेवाड़ शैली के मुख्य कलाकार साहिबा दीन, जो रागमाला, मनोहर यानी कि रामायण का बालखंड और जगन्नाथ बिहारी सत्साई है। राजस्थानी चित्रकला के बारे में देख लेते हैं। यह चमकदार रंगों के उपयोग मानव आकृति की एक अमूर्त और परंपरागत अवधारणा अवधारणा की अलंकृत निरूपण के मूल चित्र से भिन्न राजस्थानी चित्रकला के विकास में दो मुख्य कारकों का योगदान रहा। समृद्ध राजपूत शासकों द्वारा संरक्षण तथा वैष्णववाद का पुनः प्रवर्तन और भक्ति पंथ का विकास। अब है 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के बारे में। अभिनेत्री वही वहीदा रहमान अभिनेत्री वहीदा रहमान को 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए सम्मानित किया गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। यह सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। यह पुरस्कार प्रति वर्ष आयोजित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाता है। यह समारोह का आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत फिल्मी समारोह निर्देशालय करता है। यह पुरस्कार पहली बार 1969 में शुरू किया गया था। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया था। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा में दादा साहब फाल्के के योगदान की स्मृति में दिया जाता है। उन्होंने 1913 में भारत में पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन किया था। इस पुरस्कार में एक स्वर्ण कमल पदक, एक शॉल और 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। तो यह इम्पोर्टेंट था, इसको दिया गया था, वहीदा रहमान को दिया गया था। 2021 का है ये और दादा साहब फाल्के पुरस्कार क्या है ये देखा गया, ये इम्पोर्टेंट है। इस तरह से हमारा कल्चर वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। कल्चर के पोर्शन कंप्लीट होने के बाद हम अपना नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे, जिसके बारे में पढ़ेंगे, वो रहेगा हमारा अंतरराष्ट्रीय संबंध के बारे में। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको भी हम देखेंगे। अंतरराष्ट्रीय संबंध को हम 2 वीडियो में देखेंगे। पहले वीडियो में जो मेन है वो देख लेंगे, जो मेन हेडिंग है, और संक्षिप्त सुर्खियों को हम एक बार में देख लेंगे। अगर आपको हमारे चैनल जिसका नाम केवल एग्जाम में पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए, कुछ सुझाव देने के लिए अपने कमेंट जरूर करिए। हम पूरी मैगजीन पढ़ रहे हैं और उसके बाद से अगर इस मंथ में मेरे पास समय बचेगा या तो पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, तो हम प्रत्येक हेडिंग की शॉर्ट वीडियो लाइन से राज्य व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था को हमने 2 दिन में कंप्लीट किया, 2 टॉपिक में। हम कोशिश करेंगे इसको प्रीलिम्स जैसे लास्ट में आती नहीं विजन की 365, उस तरह कुछ कंप्लीट करेंगे, लेकिन उतना लेंथी नहीं रहेगा। हम इसमें से बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रहेगा प्रीलिम्स रिलेटेड वही टॉपिक को उसमें लिखेंगे, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन में लिखेंगे, उस टॉपिक को खत्म करेंगे। उस टॉपिक में क्या क्या मेन मेन दिया था इसमें ये देखेंगे। तो इस तरह का मुश्किल से 10 मिनट में एक एक टॉपिक, 10 या 20 मिनट में एक टॉपिक खत्म करके हम इस तरह का जो अपना हर मंथ का 365 कंप्लीट करेंगे। उससे क्या होगा, एग्जाम टाइम हम क्विक रिवीजन करने में आसानी मिलेगी। तो चलिए कल मिलते हैं।